वेलकम टू जीएस वाणी। आप सभी व्यूअर्स का जीएस वाणी चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि पुलिस परीक्षा का आयोजन इसी 17 और 18 फरवरी 2024 में किया जाना है। पुलिस के विद्यार्थियों के अगर रिवीजन के हिसाब से देखें तो समय बहुत कम मिल पाया है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारी ये पहल रहेगी कि हम इसमें कम समय में उन स्टूडेंट्स की कुछ मदद कर पाएँ रिवीजन क्लास कराने में उनकी, क्योंकि समय बहुत कम मिला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रिवीजन क्लास रखी गई है। बाकी रही डिटेल्ड क्लास की, तो हम लोग एक बार पुलिस परीक्षा की आवश्यकताओं को पूरी कर दें, उसके बाद फिर 20 फरवरी से लगातार इस चैनल पर हम लोग क्लासेस सब्जेक्ट वाइज लाते रहेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है जहां से थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी स्टूडेंट्स को रहती है कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में माना जाता है। यूरोपियन कंपनियों का आगमन, जो यूरोप महाद्वीप से भारत में आने वाली कंपनियां हैं, उन कंपनियों का यहाँ पर किस क्रम में भारत में ये कंपनियां आई हैं और यहाँ क्या करने आ रही हैं, उनको हम लोग ध्यान में रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि यूरोप महाद्वीप में एक देश है इंग्लैंड, और इस इंग्लैंड देश में दुनिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति होती, और औद्योगिक क्रांति का सिंपल यहाँ पर मतलब, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जो सामान कभी हाथ से बनाया जाता था, अब वह सामान मशीन से बनाया जाने लगा है। इसी को औद्योगिक क्रांति कहा गया। बहुत सारी ऐसी युक्तियों की खोज हो गई जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत आसानी मिली, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप के भीतर बहुत सारे देशों के भीतर ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे समय समय के अनुसार पहुंचती रही, जिसका कि व्यापार करने के लिए उनका आगे उद्देश्य बढ़ता है। और उसी व्यापारिक उद्देश्य से अलग अलग कंपनियां यूरोप महाद्वीप की अलग अलग देशों की भारत में आती रही हैं। तो उन कंपनियों को हम लोग एक क्रम से देखते चलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत में आने वाली कंपनियों में हम लोगों को पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाई देती है। तो ये जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये सबसे पहले आने वाली कंपनियों में है। अगर हम क्रम के हिसाब से देखें तो भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी जो है वो नीदरलैंड की कंपनी है, क्योंकि डच नीदरलैंड के निवासियों को कहा जाता है, इसलिए इसे हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि नीदरलैंड या इसी देश को हम लोग हॉलैंड बोलते हैं, तो हॉलैंड से आने वाली कंपनी है, जो कि दूसरे क्रम पर भारत में आती है। तीसरे क्रम पे अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, अंग्रेज आ जाते हैं, जिसे हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, और यही कंपनी अंत में एक व्यापारिक एकाधिकार के साथ यहाँ पर व्यापार करती है। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क से आई हुई थी। यूरोप महाद्वीप का एक देश है डेनमार्क, वहाँ से आई हुई ये कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। और अगर हम पाँचवें क्रम पे बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, और ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में फ्रांस से आने वाली कंपनी है। और सबसे अंत में यहाँ पर स्वीडन से आने वाली कंपनी रही स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, यानी क्रम के अनुसार अगर हम देखें तो पुर्तगाली भारत में आने वाली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी है, उसके बाद डच आए हैं, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए हैं, फिर डेनिश यानी डेनमार्क से आई हुई कंपनी है, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी आए हुए हैं, फिर स्वीडिश यानी स्वीडन से आई हुई कंपनियां हैं। ये सभी के सभी देश क्योंकि यूरोप महाद्वीप में है, इसलिए हम लोग हेडिंग में इसको पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियां भारत में किस क्रम में आई हैं, उसी क्रम में हमने लिख दिया हुआ है यहाँ पर। पुर्तगाली लोग यहाँ पर जब आए थे तो इनका प्रमुख व्यापारिक जो केंद्र था, वो व्यापारिक फोकस इनका किस चीज़ पे चल रहा था, वो व्यापारिक फोकस इनका चल रहा था मसाले के व्यापार पर। यानी प्रमुखता ये मसाले का व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। यहाँ आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली नाविक की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि वास्को दा गामा, ये एक पुर्तगाली नाविक है जो यहाँ पर भारत में 17 मई 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर, और ये जो कालीकट है, ये कालीकट का बंदरगाह आपके वर्तमान में अगर हम देखें तो कालीकट का नाम चेंज होकर हो चुका है कोझीकोड। ये जो कोझीकोड बंदरगाह है, ये कोझीकोड बंदरगाह आपके केरल राज्य में पड़ता है।
केरल को भारत की मसाला राजधानी कहा जाता है। यहाँ के मसाले प्रसिद्ध थे और यहाँ का जो शासक था, जिस समय 17 मई 1498 को वास्को ड गामा इंडिया आता है, उस समय यहाँ का जो शासक है उसकी पैतृक उपाधि है जमोरिन। वो जमोरिन शासक इसके बहुत स्वागत भी करता है और इसको अपने साथ में मसाले को ले जाने के लिए कहता है। इस मसाले को यहाँ से ले जाकर बेचता है जब वास्को ड गामा अपने यूरोप महाद्वीप में, तो यात्रा का खर्च निकालने के बाद उसे लगभग 60 गुना 60 टाइम्स इसको प्रॉफिट होता है, शुद्ध मुनाफा होता है। इस वजह से ये कंपनी भारत में व्यापारिक उद्देश्य केवल और केवल मसाले के व्यापार तक सीमित रखती है, क्योंकि उसको मसाले से ही फायदा हुआ था। ये जो वास्को ड गामा है, इस वास्को ड गामा के बाद यहाँ पर इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाने के थोड़ा सा समय लिया और इनकी प्रथम फैक्ट्री अगर हम बात करें तो पहली फैक्ट्री इनकी लगाई जाती है 1503 ईस्वी में, जो कि कोचीन में लगाई जाती है और ये कोचीन वहीं केरल राज्य में। तो कोचीन में इन्होंने 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। फिर पुर्तगाली लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर अपनी काफ़ी ताकत बढ़ाते हैं और इनकी प्रमुख ताकत भारत में इनकी नौसेना होती, यानी इनकी जो नेवी होती है ये बहुत ताकतवर होती है। और इनमें से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इन पुर्तगालियों के द्वारा भारत में एक पॉलिसी अपनाई गई थी जिसे कहा जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी। ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, इसका मतलब होता है शांत जल की नीति। शांत जल की नीति का यहाँ पर क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पर जब पुर्तगाली लोग आए तो उन्होंने भारत के आसपास, अगर हम भारत को मैप पे देखने की कोशिश करें तो इंडिया के आसपास की जो स्थिति उस समय थी और आज भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इधर बंगाल की खाड़ी एक समुद्र दिखाई दे रहा है जो कि बंगाल की खाड़ी है, और अगर हम इस पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर अरब सागर दिखाई दे रहा है, ये भी समुद्री क्षेत्र है, और भारत के दक्षिण में यहाँ पर हिंद महासागर दिखाई देता है। इस भारत में अगर हम देखें तो उनकी एंट्री इस राज्य में हो रही है, केरल राज्य में हो रही है, इस वजह से यहाँ पर उनका व्यापारिक अट्रैक्शन था। धीरे धीरे करके उन्होंने देखा कि भारत से अगर हम समुद्री मार्ग से व्यापार करते हैं तो सस्ता पड़ेगा, सुरक्षित रहेगा, और यहाँ पर जो व्यापार किया जा रहा है उस व्यापार को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। और यहीं पुर्तगाली एक वायसराय है जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसी ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, जो पुर्तगाल का वायसराय है, यानी पुर्तगाली कंपनी का भारत में वायसराय है। तो भारत में पुर्तगाली कंपनी का वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। इसका सिंपल मायने में अर्थ यह है, अगर पुर्तगालियों को टैक्स देते रहेंगे तो भारत के किसी भी क्षेत्र के लोग या फिर विदेशी जो कि भारत के आसपास का समुद्र इस्तेमाल करते हैं समुद्री व्यापार के लिए, वहाँ पर वो सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो पुर्तगाली जो नाविक है, पुर्तगाली जो नौसेना है, वही उनको नुकसान पहुंचाएगी। यानी पुर्तगालियों का बिना परमिशन आप भारत के आसपास के समुद्र को व्यापार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही थी आपकी शांत जल की नीति। यानी आप जब तक इनको पैसा देते रहेंगे, पुर्तगालियों को, इनसे परमिशन लेकर के व्यापार करेंगे, तब तक आप भारतीय समुद्रों का इस्तेमाल कर पाएंगे। नहीं तो यही आपको लूट करके और आपका ही सामान खराब कर देंगे और उसको ही अपने कब्जे में ले लेंगे। इसी को कहा गया था शांत जल की नीति। यानी जब तक पैसा देंगे आपके लिए जल शांत है, नहीं तो पुर्तगाली लोग ही उसको अशांत करके और उसको यूज कर लेंगे। ये था ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने वाला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि एक पुर्तगाली वायसराय है। और पुर्तगालियों की कंपनी धीरे धीरे करके अपना बहुत व्यापारिक क्षेत्र यहाँ बढ़ा लेती है, लेकिन प्रमुख रूप से ये मसाले का ही व्यापार कर रही थी। फिर बाद में जब डच लोग भारत में आते हैं, यानी नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है, जब ये लोग भारत में आते हैं तो इनका प्रमुख रूप से व्यापारिक जो फोकस रहा है वो मसाले को लेकर नहीं रहा। मसाले का भी हालांकि ये व्यापार करते थे, लेकिन प्रमुख रूप से मसाले का व्यापार इंडोनेशिया के द्वीपों से करते थे और उन्हीं को ये मसाला द्वीप भी कहते थे। यहाँ पर फिलहाल जो इनका फोकस रहा था वो सूती वस्त्र उद्योग को लेकर रहा था। एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है कि आप ये बताइए कि भारत को विश्व पटल पर सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध कराने वाली कौन सी कंपनी थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना कंपनी भले ही 1602 ईस्वी में होती है
और ये 1602 ईस्वी में स्थापना, यानी अगर हम कंपनी के स्थापना वर्ष को ध्यान में दें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम स्थापना देखें, अंग्रेजों वाली कंपनी की, तो इसकी स्थापना हो जाती है 1600 ईस्वी को। डेट वाइज अगर बात कर लें तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना हो जाती। लेकिन इनको अपनी भारत में पहली फैक्ट्री लगाने के लिए समय ज़्यादा लेना पड़ता है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए यहाँ पर समय कम लिया इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री यानी प्रथम डच फैक्ट्री की अगर हम बात कर दें तो प्रथम डच फैक्ट्री भारत में कहाँ पे लगाई गई और कब लगाई गई, तो इन्होंने 1605 ईस्वी में और मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। इसी मसूलीपट्टनम को हम लोग मछलीपट्टनम भी कहते हैं, मछलीपट्टनम भी कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश का तट है, यानी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इन्होंने लगाई, या यूँ कह सकते हैं आप कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में लगाई है, क्योंकि इन्होंने पूर्वी क्षेत्र में पहली फैक्ट्री लगाई है। और अगर पुर्तगालियों की बात करें तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी और कोचीन पश्चिमी क्षेत्र में है, यानी पश्चिमी तट पर लगने वाली पहली फैक्ट्री आपकी पुर्तगालियों की है और पूर्वी तट पर पहली लगने वाली फैक्ट्री जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में है, ये है आपकी किसकी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बहुत बेहतर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, प्रश्न पूछेगा कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी स्थापना तो पहले हुई थी लेकिन उसकी फैक्ट्री बाद में लगती है, और कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी स्थापना उस कंपनी से बाद में होती है और उसकी फैक्ट्री पहले लग जाती है। क्योंकि अंग्रेजों की स्थापना 1600 में हो चुकी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 2 साल बाद आई, लेकिन इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में लगा दी है और इन्होंने अभी अपनी पहली फैक्ट्री नहीं लगाई। अब हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC। इस BEIC की अगर हम बात करें प्रथम फैक्ट्री, तो प्रथम फैक्ट्री इन्होंने अस्थायी तौर पर इन्होंने कहाँ पे लगा दी, वहीं पर जहाँ पर पहले से डच फैक्ट्री लगी हुई है मसूलीपट्टनम में, और इन्होंने 1611 ईस्वी में ये फैक्ट्री लगाई जो कि अस्थायी तौर पर भारत में लगाई गई फैक्ट्री अंग्रेजों की पहली थी। लेकिन अगर पूछे कि पहली स्थायी फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पे लगाई, जो स्थायी कारखाना इन्होंने लगाया वो स्थायी फैक्ट्री इन्होंने 1613 ईस्वी में स्थापित की और ये सूरत में स्थापित की। सूरत गुजरात में है और ये सूरत ताप्ती नदी के तट पर है और इसी ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहा जाता। तापी नदी यानी ताप्ती नदी के तट पर ये सूरत है जो कि गुजरात में है। 1613 ईस्वी में पहला स्थायी परमानेंट कारखाना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ लगाया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई है तो शुरुआत में एक व्यापारी के तौर पे आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके इनको ये लगने लगा कि हम बाकी कंपनियों को यहाँ से हटाकर और भारतीय राजाओं के ऊपर कब्जा करके हम क्यों ना यहाँ पर राज्य करना शुरू कर दें, यहाँ के राजनीति और प्रशासन में हस्तक्षेप कर दें। इसी उद्देश्य के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच कंपनी को अपना टारगेट बनाया और डचों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध होता है। और इन दोनों के बीच जो युद्ध होता है, जिस युद्ध को इतिहास में वेदरा का युद्ध कहा गया, इतिहास में इसे वेदरा का युद्ध कहा गया है। और ये वेदरा का युद्ध कब हुआ, 1759 ईस्वी में होता है। ये जो वेदरा का युद्ध हो रहा है ये स्थान है बंगाल में, और बंगाल में वेदरा में 1759 में युद्ध हमेशा 2 पक्षों में होगा। तो कौन से 2 पक्ष हैं, एक डच लोग हैं यानी नीदरलैंड वाले लोग हैं, दूसरे अंग्रेज हैं यानी ब्रिटिशर्स हैं। और इसमें अगर हम देखें तो अंग्रेज जो होते हैं युद्ध में विजयी हो जाते हैं और इसी हार के बाद, क्योंकि डच की यहाँ से हार हुई थी, इसी हार के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक क्षेत्र से बाहर हो जाती है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कौन से युद्ध के बाद अंग्रेजों ने डचों को भारतीय व्यापार से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। 1759 ईस्वी का हुआ युद्ध जो डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेज लोगों ने डचों को भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने किस प्रकार की रणनीति पुर्तगालियों के साथ अपनाई, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे पुर्तगालियों की नौसेना बहुत ताकतवर है। हालांकि अंग्रेजों के पास नौसेना भी है, इनके पास नौसेना है, लेकिन इनकी नौसेना इतनी ताकतवर नहीं है, इनकी थल सेना बहुत ताकतवर है। और इस थल सेना के ताकतवर होने की वजह से यहाँ पर अब ये लोग क्या करेंगे, इस नौसेना को ध्यान में रखते हुए ये उलझना नहीं चाहते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी रणनीतिक तौर पर पुर्तगालियों से युद्ध के बजाय समझौते की नीति अपनाती है और क्या करती है, ब्रिटिश राजकुमार हैं जिनका नाम है चार्ल्स द्वितीय, इनकी शादी करा दी जाती है
पुर्तगाल की राजकुमारी से। यहाँ की राजकुमारी है पुर्तगाल की, जिनका नाम है कैथरीन ब्रिगांजा। ये कैथरीन ब्रिगांजा की शादी होती है और कैथरीन ब्रिगांजा की शादी चार्ल्स